Hello, dear friends. My name is Varsha Parak, and today's topic is current electricity for class 12th, term 1 examination 2021. और करंट इलेक्ट्रिसिटी का हाफ पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट हाफ पार्ट अभी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में हम देख रहे हैं कि चार्ज अपॉन टाइम होता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, लेकिन डी क्यू बाई डी टी फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मान लो करंट है जो यूनिफॉर्म नहीं है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है के लिए इलेक्ट्रॉन का या करंट का, तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं डी क्यू बाई डी टी। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, तो हमने लगाया v इक्वल टू आई इंटू आर। आर इक्वल टू रो एल बाय ए, जो कि लेंथ अपॉन एरिया है, एंड करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है जे से, और जे इक्वल टू होता है करंट अपॉन एरिया। रिलेशन बिटवीन ई करंट डेंसिटी, जो आप देख रहे हैं ई करंट डेंसिटी जे और रो बेसिकली रेजिस्टिविटी होता है जो हमने यहाँ देखा, और जो रेजिस्टिविटी होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/रो, उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और 1/r अगर आया है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, जिसको डिनोट किया जाता है जी से। तो फिलहाल हमारे पास ई करंट डेंसिटी और रो के बीच रिलेशन था, तो अगर जैसे रो इस ई के पास जाता है तो 1/रो हो जाता है, जो कि 1/रो कंडक्टिविटी होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये रिलेशन होता है इसमें। ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन में आप देख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। सपोज मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, और इसमें कन्वेंशनल करंट प्रोवाइड हो रही है। कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए करंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ऐसे टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाता है तो वो रिवॉल्व होकर जाता है। ऐसे रिवॉल्व होकर जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। कोलाइड करने से उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होती है तो कभी वो इस साइड जाएगा, कभी जिगजैग मोशन में मूव करेगा, कभी पीछे जाएगा, देन टकरा के आगे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये जो उसका मोशन है, जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट हो रही है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट किया जाता है टाउ से। और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने लिखा है -e/m इंटू टाउ। ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमें पता है कि F इक्वल टू ma होता है, दूसरा F q इंटू ई होता है बाय इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक से। एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो q e बाय m इक्वल टू a हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को हमने देखा कि करंट के इसमें डायरेक्शन में जा रहा है, तो q इक्वल टू ई चार्ज हम पुट करते हैं, तो -e/m इक्वल टू a हम रख सकते हैं। क्या आपको यहाँ तक शायद क्लियर होगा? और हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? v इंटू टी, टाइम। तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम t, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया -e/m इंटू टाउ, टाइम का हमने टाउ ले लिया, ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो कि हमने आज वही लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। और टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम निकलता है वो मीन फ्री पाथ, यानी जो एवरेज वैल्यू होती है वो, और सेकेंड उसके अपॉन में उसका रेशो जो होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो। तो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन VRMS। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्लीज रिलैक्सेशन टाइम को फाइंड कीजिए और उसमें वेवलेंथ मेंशन है या लैम्डा का वैल्यू मेंशन है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के उस चीज को निकालना है। और आप यहाँ देख सकते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो VRMS वैल्यू इंक्रीज होता है, लेकिन जो टाउ है वो डिक्रीज होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो VRMS वैल्यू आर इंक्रीज, डिक्रीज, सेम और अनचेंज। तो आपको बताना चाहिए कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो RMS वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज, बट रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज्ड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। आगे हम चलते हैं। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट में आप देख सकते हैं I = NEAVD हमने लिखा है। एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है करंट। तो हमने लिखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने वो NEA लिखा है, इनटू VD। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला। करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट, current density is parallel to electric field। ड्रिफ्ट करंट I = NEAVD हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम इज। तो कंडक्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम और कंडक्टिविटी के बीच जो रिलेशन है वो हम देखने वाले हैं। इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली proportional to the relaxation time। नेक्स्ट है मोबिलिटी। और मोबिलिटी क्या होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने देखा था -EE/m × टाउ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो है तो ई से ई कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -E/टाउ/m। तो मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और -E/टाउ/m इसका फॉर्मूला बनता है। और डायमेंशन फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बन जाएगा, यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वेलोसिटी इनवर्स। Temperature dependence of resistivity of metallic conductor, its rho temperature is equal to rho naught 1 plus alpha T minus T naught. Alpha is temperature coefficient and rho naught is initial resistivity. Now temperature coefficient formula is R2 minus R1 upon R1 T2 minus T1। तो आपको देखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी का, अगर आपको बोला है मेटेलिक कंडक्टर पर रेजिस्टिविटी, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने के लिए फॉर्मूला ये है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हमारे सिलेबस में टर्म 1 के इसमें हट चुका है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के बारे में बताएंगे। VI × T ये होता है वर्क डन इक्वल टू, अगर आप I को V/R कंसिडर करते हैं तो V²/R × T हो जाएगा। और हमें ये पता है कि 1 किलोवाट हार 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, और पावर इक्वल टू VI होता है। नाउ V²/R दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो पावर के लिए, डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन क्या है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो। सेल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल एक्चुअली पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होता है। V = एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज डिनोटेड बाय EMF। एप्सिलॉन जो है EMF जो है वो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों के लिए हम यूज करते हैं, बट जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ओनली क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। बट इसकी कंडीशन सेम होती है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। जो फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं वर्क अपॉन चार्ज, वही फॉर्मूला हम एप्सिलॉन EMF के लिए यूज करेंगे वर्क अपॉन चार्ज। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V = IR जो हम यूज करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये R = ε/V-1 × R फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो कि पोटेंशियोमीटर में भी पाया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हम फाइंड करते हैं ε/V-1 × R। इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं।
सेल इन चार्जिंग स्टेट देन एप्सिलॉन इक्वल टू V माइनस आई आर। जो नॉर्मल हमारे को सेल का चाहिए उसमें पोटेंशियल को अगर हम I इंटू आर से माइनस कर दे तो हमें ये पोटेंशियल मिल जाएगा चार्जिंग स्टेट पे। करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, सेल में जब करंट फ्लो हो रहा हो तब एप्सिलॉन अपॉन में जितना रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे। सेल के अंदर करंट मैक्सिमम कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एप्सिलॉन बाय आर, तो तब ये कंडीशन मैक्सिमम करंट की होगी। सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देख लीजिए आप पोटेंशियल ए, पोटेंशियल सी और एक पोटेंशियल बी, यहाँ पर दो सेल लगे हुए हैं। करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ है। जब भी करंट का डायरेक्शन सेल के अंदर माइनस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ हो, तो यहाँ पर जो यूज होने वाला है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट में। अब हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 और R2, तो यहाँ पर हम R इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखते हैं R1 प्लस R2। सपोज कंडीशन ऐसी आती है कि एक सेल आपके पास ऐसा दिया हुआ हो और एक सेल आपके पास ऐसा दिया हो, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से चल रहा हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। एक को एप्सिलॉन 1 मान लिया, एक को एप्सिलॉन 2। जब भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर हो तो एप्सिलॉन 1 प्लस का होगा। जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हो तो हम एप्सिलॉन को माइनस में लेंगे। क्लियर? बट R1 और R2 हमेशा ऐड होंगे, मतलब एप्सिलॉन इक्विवेलेंट में तो ये चीजें समझ में आई। R इक्विवेलेंट में हमेशा R1 प्लस R2 होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, लेकिन सेल का जो है वो हमें देखना होता है। क्लियर यहाँ तक? अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो ये वाला डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हो दो सेल लगे हुए हैं, और इस दो सेल के अंदर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की बात की जाए और आर इक्विवेलेंट की बात की जाए तो दोनों का जो कंबाइंड फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m एप्सिलॉन अपॉन m कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला क्रिएट होता है वो होता है n एप्सिलॉन अपॉन n स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला, और ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला। ऐसे ही एक मिक्स्ड सेल भी आता है। मिक्स्ड सेल के लिए कभी आपसे पूछ लिया जाए तो मिक्स सेल के लिए m n एप्सिलॉन अपॉन n m कैपिटल R प्लस n R, हम ये मिक्स सेल के लिए यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला।